Please like, share, subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 2 बताने जा रही हूँ, जिसको मैं पहले रीड करूँगी फिर एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने के लिए कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सब अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इनमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई क्या है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है
तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छाप के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृतियों को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको
1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उसने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिन एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गांव जा सकते थे। अगर कोरे गांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं।
अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म किया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। इस चैप्टर को मैंने रीड कर लिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें दिया गया है कि हम जो मनुष्य होते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, कहाँ खेलते हैं, ये सब हमारे इतिहास और भूगोल पे इसका असर पड़ता है। और भारत एक विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि मातृभाषाएं भी है जिसमें शामिल। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि अगर हम पहले से किसी के बारे में कोई अपने मन में धारणा बना लेते हैं तो वही पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे कि पहले से ही लड़का जब बचपन में ही छोटा होता है, अगर उसे चोट लग जाती है तो उसके घर परिवार या उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लड़के हो, तो उसका दिमाग भी उसी तरह का हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो लड़का है इसलिए उसे रोना नहीं है। जबकि लड़का हो या लड़की, रोना दोनों को ही आता है। जब दोनों दुखी होते हैं तो दोनों ही रोते हैं, लेकिन उनमें पहले से ही ये बात भर दी जाती है कि वो लड़का है तो रो नहीं सकते। इस प्रकार पूर्वाग्रह हमारे संसार में बहुत फैली हुई है। और पूर्वाग्रह सिर्फ लड़के लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक संस्कृति के लिए भी होती है कि लड़के इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, लड़की उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। ये पहले से ही लोग पूर्वाग्रह मान लेते हैं। और लड़के और लड़कियों में भेदभाव भी लोग करते हैं कि लड़के और लड़की का जन्म एक ही प्रकार से होता है, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, फिर भी दोनों में भेदभाव किया जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं। जब हम किसी लोगों के बारे में एक पक्की छवि बना लेते हैं और पक्की धारणा कर लेते हैं तो वही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। जैसे कि खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण, जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि वो कंजूस है और वो अपराधी है, वो बेवकूफ़ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जो कि हम ऐसा किसी के बारे में सोचते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ये है कि जैसे कि माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, पर
ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कर सकती है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। असमानता और भेदभाव हमारे देश में बहुत अधिक फैली हुई है। छोटे जाति के लोग जिनको दलित कहा जाता है उन्हें बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाता है। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 दोनों अलग अलग थे। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। दोनों में बहुत असमानता थी। उन दोनों के कपड़े, खाने पीने में बहुत अंतर था, यही असमानता है। लेकिन अगर उसी को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाए कि वो हिंदू था और वो मुस्लिम, तो इसी हम भेदभाव कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कहानी सुनाई। 1990 में वे 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र गए थे। उन्हें टिकट नहीं, वो टिकट लेके गए थे, फिर भी जब उन्हें उनके पिताजी स्टेशन पे नहीं आए तो उन्हें कोरेगांव जाना था और उनसे एक टीटी ने आकर टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट दिखा दिया। जब पहले वे अच्छे कपड़े पहने थे तो टीटी को लगा कि वे ब्राह्मण जाति के हैं, परंतु जब उसे पता चला कि ये नीची जाति के हैं तो उस टीटी ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया और वे चले गए। और फिर जब बाद में आए तो उन्हें कोई भी गाड़ी या सवारी नहीं मिली, क्योंकि वे दोगुना पैसे देने के लिए तैयार थे, फिर भी उन्हें कोई सवारी नहीं मिली क्योंकि वे नीची जाति के थे। तो इस प्रकार से हमारे समाज में रूढ़िबद्ध और छुआछूत फैले हुए हैं। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने दूर किया और उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना। नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और इनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसके कारण आज हमारे समाज में असमानता काफ़ी हद तक बहुत कम है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको चैप्टर 1 देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसका मैं आंसर दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं इसका आंसर भी बना दूंगी और इसका वीडियो भी बना के डाल दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।